वायरस को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की खोज की जा रही है। इसके लिए परीक्षण भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन कामयाबी कब तक मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि इस बीच दुनिया भर में प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के नए इलाज की तरह देखा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी, जिसका पूरा नाम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, वो कोरोना से पहले भी कई बार संकट के मौके पर अपना सटीक काम कर चुकी है। पर जहां एक तरफ दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी कराने के बाद एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और इलाज के दौरान इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं केंद्र सरकार ने इसको लेकर सचेत करते हुए भी कहा था कि इस थेरेपी को अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से मंजूर नहीं किया गया है। इसे अभी केवल ट्रायल और रिसर्च के रूप में आजमाया जा सकता है। गाइडलाइंस को ठीक तरह से पालन नहीं किया गया तो ये खतरनाक भी हो सकता है। जब तक इसका प्रभाव सिद्ध नहीं हो जाता है और अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक इसको लेकर कोई दावा किए जाना गलत है। आज प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, इटली, टर्की और चीन समेत कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भारत की बात करें तो दिल्ली, लखनऊ और केरल के कई मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ठीक किया गया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर से लेकर हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी ने भी मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि कोविड-19 के कई मरीज जो ठीक हो चुके हैं, अपनी एंटीबॉडीज डोनेट करने के लिए आगे आए हैं। प्लाज्मा थेरेपी को पहले भी कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाया गया है। वायरस से संबंधित कई गंभीर बीमारियों का इस थेरेपी से इलाज किया जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल 2002 में किया गया। 2002 में सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम के वायरस ने कई देशों में तबाही मचा रखी थी। इस वायरस के खात्मे के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। सार्स के बाद साल 2009 में खतरनाक H1N1 इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी। यही नहीं, 2014 में इबोला जैसे खतरनाक वायरस को रोकने के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। 5 साल पहले 2015 में मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं साल 1918 से लेकर 1920 में स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान भी मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। ये थेरेपी गंभीर और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके मामलों में काम करती है। इसमें कोरोना वायरस से उबर चुके मरीजों से एंटीबॉडीज लिया जाता है और उन्हें बीमार व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी को नई ताकत मिलती है और इस बीमारी से वो लड़ पाते हैं। खास बात यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के दान किए गए प्लाज्मा सेल से 2 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। दरअसल हमारे शरीर में बह रहे खून का 50% प्लाज्मा होता है और इसे कई बार दान भी किया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के 14 दिन बाद ही एक व्यक्ति डोनेट करने के लिए फिट माना जाता है। साथ ही जो डोनेट कर रहा है उसकी अच्छी तरह से जांच होनी जरूरी है, ताकि ये साबित हो सके कि उसका प्लाज्मा एक मरीज को स्वस्थ करने के लिए फिट है। प्लाज्मा थेरेपी हर मरीज के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। ये मामले और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। हालांकि कई देशों में इसे सुरक्षित इलाज की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इससे कुछ खतरे भी हैं। प्लाज्मा थेरेपी की वजह से एलर्जी बढ़ सकती है और फेफड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अब विभिन्न जगहों पर चल रहा है। ऐसे में इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक कोरोना का कोई स्थायी इलाज नहीं ढूंढा जाता है, तब तक उम्मीद की जानी चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग जारी रहेगा। HS न्यूज के लिए सौभाग्य गुप्ता की रिपोर्ट।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।